नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग की स्पेशल क्लास में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग की स्पेशल क्लासें लगातार चल रही हैं, जिसमें हम स्पेशल 15 क्वेश्चन हर एक क्लास में करा रहे हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने ऐसे 15 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि रीजनिंग यूपी पुलिस कांस्टेबल है, इसका एग्जाम है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, कह रहे हैं लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे 4, 1, 2, 13, 11, 6, 153, 120 और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन दिए हैं 32, 45, 16 और 48। इसे बताना है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अगर आप देखें इसमें, तो अगर इसमें गुणा करें तो 13 और 4 की गुणा तो 52 होती है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं इसमें कि अगर इन दोनों का आप वर्ग करें, वर्ग अगर मान ली 13 का वर्ग कितना होता है? 169। वहीं 4 का वर्ग कितना होता है? 16। अगर इन दोनों का अंतर करें तो 169 में से जब 16 घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3 और 6 में से 1 गया 5 और 1, कितना मिल गया? 153। वैसे ही 11 के वर्ग में से अगर 1 का वर्ग घटा दें तो 11 का वर्ग होता है 121, 1 का वर्ग होता है 1, तो कितना मिलेगा? 120। तो उसी प्रकार से अगर 6 के वर्ग में से 6 का वर्ग कितना होगा? 36 और 2 का वर्ग कितना होगा? 4। 36 में से अगर 4 घटा दें तो क्या मिलेगा? 32। तो यहां पर जो संख्या आएगी वो 32 आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 32। आगे सवाल नंबर 2 दिया गया है, कह रहे हैं सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 हैं? 3, 4, 9 और 5। तो आपको बताना है ऐसे कितने 8 हैं जिसमें उसके पहले तो सम संख्या है और बाद में क्या है? विषम संख्या है। यानी पहले सम संख्या हो और बाद में विषम संख्या हो, तो ऐसे कितने 8 हैं। तो आपको इसमें छांटना है, ये संख्याएं दी गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 8 देखेंगे, एक ये है 8, एक ये है, एक ये है, ये सब क्या है? 8 हैं। लेकिन आप इस 8 में से आप वो 8 काउंट करेंगे जिसके पहले तो एक कोई सम संख्या हो और बाद में क्या हो? एक विषम संख्या हो। तो देखिए 8, इस 8 के पहले सम संख्या नहीं, ये तो गलत है। इस 8 के पहले सम संख्या नहीं, इस 8 के पहले सम संख्या बिल्कुल, बाद में विषम संख्या बिल्कुल। ये क्या है? सही है कि 8 से पहले एक सम संख्या है और बाद में क्या है? एक विषम संख्या है। इसमें देखेंगे इस 8 से पहले एक सम संख्या, बाद में विषम संख्या, बिल्कुल सही है, ये भी है। इस 8 को देखेंगे, क्या इससे पहले सम संख्या? नहीं, गलत हो गया। इस 8 को देखेंगे, क्या इस 8 से पहले सम संख्या है, बाद में विषम संख्या है, ये भी सही है। अब यहां देखेंगे 8 से पहले सम संख्या बिल्कुल और 8 के बाद विषम संख्या, ये भी है। इस 8 में देखेंगे ये पहले विषम संख्या है, गलत। इस 8 में देखेंगे विषम संख्या, गलत। तो हमें सिर्फ वही 8 काउंट करने हैं जिसमें पहले तो एक सम संख्या हो और बाद में एक विषम संख्या हो। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 4। तो इस श्रेणी में 4 ऐसे 8 हैं जिनके पहले तो सम संख्या है और बाद में एक विषम संख्या है। सवाल नंबर 3 पर ध्यान देंगे। सवाल नंबर 3 दिया गया है कि बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। यानी यहां बताना है इसके स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, सी होगा, ए होगा, डी होगा या बी होगा। अगर आप इन दोनों में कॉमन देखें तो आप देखिए ए और बी, अगर इन दोनों से अपोजिट निकाल लें 1 और 2 से, तो यहां पर कॉमन क्या है? डी। डी क्या है? कॉमन है। अगर डी कॉमन है तो डी के नीचे डी लिखेंगे और डी को घुमा देंगे क्लॉकवाइज, डी, सी, ए। फिर यहां से डी को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एफ और ई। तो इसका मतलब है कि डी के, अब यहां से अपोजिट देख लेंगे, ए के अपोजिट क्या आ गया? ई, सी के अपोजिट आ गया एफ, और फिर अगर आप इसमें देखें तो ए के अपोजिट क्या है? ई, तो ई तो होगा नहीं। अगर ए दिया है तो ए के सामने ए तो आएगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं आएगा। फिर अब आप यहां पर देखें सी के अपोजिट क्या है? एफ। इसमें C के अपोजिट F है। अगर मान लीजिए A यहां पर है तो यहां पर E क्या होगा? पीछे होगा।
अगर C यहां पर है तो C यहां पर है तो F कहां होगा, पीछे होगा। तो मान लीजिए यहां पर क्या रख दिया हमने, F तो F रख दिया, तो F तो ऑप्शन में है नहीं, तो F तो इसलिए आएगा नहीं। फिर क्या करेंगे आप, यहां पर रखेंगे क्या, C। अगर C यहां पर है तो C के अपोजिट क्या हो जाएगा, F। बच गया कौन, D। तो D के अपोजिट क्या हो जाएगा, अब आप देखेंगे A मिल गया, B मिल गया, C D E और F। अगर A B C D E F तो D के अपोजिट क्या मिल गया, B। तो D के अपोजिट B, तो B यहां पर वैसे नहीं आएगा। जब B नहीं आएगा क्योंकि B यहां पर ऑलरेडी दिया है, और जब B दिया है तो D इसके कहां होगा, अपोजिट होगा। तो यहां पर क्या बच गया, C बच गया। या तो C आएगा या फिर F आएगा। तो यहां पर ऑप्शन में क्या दिया, C। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 C। आगे सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 4 दिया है, यदि किसी माह, यहां क्या लिखा है, माह, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, बुधवार था, मंगलवार था, शनिवार था, या इनमें से कोई नहीं। देखो अगर कैलेंडर का सवाल इस तरह का कोई भी पूछा जाए, कह रहे 23 तारीख को क्या है, 23 तारीख को दिया गया है रविवार। 23 तारीख को क्या है, रविवार। तो बोला क्या है 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो एक सप्ताह बराबर कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह बराबर होते हैं 7 दिन। तो 2 सप्ताह में कितने हो जाएंगे, 2 सप्ताह में हो जाएंगे 14 दिन। 2 सप्ताह बराबर कितने हो जाएंगे, 14 दिन। तो 14 दिन और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो मैं बताऊं आपको कि एक सप्ताह में विषम दिनों की संख्या होती है 0। तो अगर कोई भी तारीख को अगर दिन दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इतने सप्ताह बाद या इतने सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा, तो उस सप्ताह के बाद या पहले वही दिन होता है, क्योंकि एक सप्ताह में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। और जब दिए गए दिन में 0 ऐड कर दें या माइनस कर दें तो वही दिन प्राप्त होगा। तो 14 दिन में तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 0। बच गए कितने, 4 दिन। कितने बच गए, 4 दिन। तो 4 दिन पहले का आपको दिन निकालना है। तो जो दिया गया दिन है रविवार, इसमें आप -4 दिन कर दो। तो रविवार में -4 दिन करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए बुधवार। रविवार में 4 दिन माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बुधवार। नेक्स्ट सवाल, सवाल दिया गया है, कथन दिया गया है समूह चर्चा संचार कौशल विकसित करने के लिए अच्छा है। धारणाएं दी गई हैं, शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। धारणा नंबर 2 दी है, समूह चर्चा में प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। दिया गया केवल एक धारणा निहित है, केवल धारणा 2 निहित है, ना तो धारणा 1 और ना धारणा 2 निहित है, और धारणा दोनों धारणाएं 1 और 2 निहित हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सी पूर्व धारणा निहित है, कौन सी पूर्व धारणा निहित नहीं है। अगर दोनों निहित है तो ऑप्शन 4 देंगे, दोनों निहित नहीं है तो ऑप्शन 3 देंगे, अगर केवल 2 है तो केवल 2 देंगे, ना तो 1। देखो बोला गया है समूह चर्चा संचार कौशल विकसित करने के लिए अच्छा है। समूह कौशल का मतलब है कि आप कोई भी अगर कुछ कौशल यानी दक्षता यानी कुछ सिखा रहे हैं तो समूह यानी कि लोगों का ग्रुप बना के वहां पर शिक्षा दी जाए, यानी उसको कौशल दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि जब ग्रुप बना के, जब कोई बच्चा है ग्रुप बना के बैठ के सीखेंगे तो क्या होगा, वह ज्यादा सीखेंगे। वहां बराबर बच्चों को बोलने का अवसर दिया जाता है कि आप भी डिस्कस करिए। तो इससे क्या होगा, ज्यादा सीखने का प्रभाव क्या है, ज्यादा होता है। तो बोला गया शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करनी चाहिए ताकि बच्चे क्या है, ज्यादा सीख सकें। समूह चर्चा में प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि जब समूह चर्चा हो तो प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वो भी कुछ सीख सके। इसलिए क्या होगा, दोनों धारणाएं निहित हैं, 1 और 2 दोनों धारणाएं निहित हैं। आगे दिया गया सवाल है कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किमी चलता है, प्रत्येक 1 किमी के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। यह बताएं कि 3.5 किमी की दूरी, कितनी, 3.5 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 14 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे और 12 घंटे। देखो ये सवाल बहुत फेमस है, पूछा जाता है। कह रहे हैं 4 घंटे में 1 किमी चलता है,
1 किमी चलने में जो समय लेता है वो कितना लेता है? 4 घंटे। अगर 1 किमी चलने में 4 घंटे लेता है और प्रत्येक किमी चलने के बाद जो विश्राम करता है, तो विश्राम कितना करता है? विश्राम करता है वो 20 मिनट। अगर वो 1 किमी चला तो उसके बाद जो 20 मिनट विश्राम करेगा। तो उस प्रकार से वो 3.5 किमी की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? देखो कैसे करना है, एक तरफ लिखेंगे समय और एक तरफ लिखेंगे दूरी। मान लीजिए अगर उसको 1 घंटे चलाएं तो कितनी दूरी चल लेगा? 4 किमी। अगले 1 घंटे और चलाएं 4 किमी। अगले 1 घंटे और चलाएं तो 4 किमी। समय कितना हो गया? 3 घंटे। कितने हो गए? 3 घंटे। और दूरी कितनी हो गई? 12 किमी। कितनी मिल गई? 12 किमी। सॉरी ये गलत है, ऐसा नहीं, दोबारा करेंगे, उल्टा लिख दिया। एक तरफ लिखेंगे समय और एक तरफ लिखेंगे दूरी। तो कह रहे हैं 4 घंटे में, 4 घंटे में कितनी दूरी चला? 1 किमी। अगले 4 घंटे में कितना चला? 1 किमी। और अगले 4 घंटे में कितना चला? 1 किमी। तो जो समय लग गया वो 12 घंटे। कितने लग गए? 12 घंटे। और दूरी कितनी मिल गई? 3 किमी। अब हमें जो दूरी चलानी है वो 3 किमी चलानी है। और दूसरी बात, वो उसको 20 मिनट विश्राम भी कराना है। जब 20 मिनट विश्राम कराएंगे तो 1 किमी चला, यहां भी 20 मिनट का विश्राम करेगा। फिर 1 किमी चला, यहां भी 20 मिनट का विश्राम करेगा। फिर 1 किमी चला और यहां भी 20 मिनट का विश्राम करेगा। कुल मिला के कितने मिनट हो गए? ये 60 मिनट। कितने हो गए? 60 मिनट। तो 12 घंटे और 60 मिनट का 1 घंटा, कुल कितने घंटे हो गए? 13 घंटे। लेकिन अभी दूरी कितनी बच गई हमारे पास? आधा किमी, क्योंकि ये दूरी कितनी चला है? 3, और चलानी कितनी है? 3.5 किमी। और आपको सवाल में दिया गया है, आप जानते हैं कि 4 घंटे में कितनी चलता है? 1 किमी। तो आधा किमी चलने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे। जब 4 घंटे में 1 किमी चलता है तो आधा किमी चलने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे। तो जो 13 घंटे आए हैं, आप इस 13 में 2 घंटे और ऐड कर दो तो कितने मिल गए? 15 घंटे। कितने मिल गए? 15 घंटे। तो जो कछुआ है पूरी दूरी को चलने में जो समय लेगा वो 15 घंटे लेगा। अगली बार 20 मिनट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अब दूरी कवर हो गई पूरी। जब कवर हो गई तो बात खत्म हो गई। इसलिए यहां पर जो 20-20 मिनट है वो 3 बार काउंट किए जाएंगे, कि पहले 1 घंटे में, दूसरे 1 घंटे में और तीसरे 1 घंटे में। 1 घंटा यहां से मिला, 12 और 1 13 घंटे। फिर आधा किमी दूरी तय करने में 2 घंटे लेगा, 13 और 2 कितने हो गए? 15 घंटे। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल, यदि सीना टीना के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है और रीना सीना के 40 मीटर दक्षिण पूरब की ओर है, तो रीना टीना के संदर्भ में किस दिशा में है? उत्तर, पूरब, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। देखो सीना टीना के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अगर मान लीजिए टीना है, ये टीना है, इसके दक्षिण पश्चिम की ओर कौन है? दक्षिण पश्चिम की ओर है सीना। और ये कितनी दूर है? 40 मीटर। फिर जो रीना है सीना के 40 मीटर दक्षिण पूरब में है। रीना सीना के 40 मीटर दक्षिण पूरब में है। अगर सीना का 40 मीटर दक्षिण पूरब निकालें तो क्या बनेगा? ये बनेगा, क्या मिलेगा? ये दक्षिण पूरब 40 मीटर, और ये दिशा कौन सी आ जाएगी? दक्षिण पूरब। तो बोला गया है तो रीना टीना के संदर्भ में किस दिशा में है? और यहां पर कौन है? ये रीना। ये कौन है? रीना। तो रीना जो है टीना के संदर्भ में किस दिशा में है? बताइए। ये ऊपर है और ये कहां पर है? नीचे। तो इसके सापेक्ष में दिशा कौन सी है? दक्षिण। कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण। तो जो रीना है वो टीना के 40 मीटर, या दूरी तो पूछी नहीं है, दिशा पूछी है। तो रीना टीना के किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे सवाल, किसी कक्षा की 50 लड़कियों और 70 लड़कों ने मिलकर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। यदि 40% लड़कियां तथा 50% लड़कों ने इसमें भाग लिया तो लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया है? 48%, 42%, 44% और 46%। देखो अब ये सवाल देख के आप कहेंगे कि तो गणित का सवाल है, लेकिन रीजनिंग में एक बहुत गणित का भी चैप्टर होता है, यानी गणितीय तर्क शक्ति। तो ये उसमें का सवाल है। कह रहे 50 लड़कियां, जो लड़कियां हैं वो कितनी है? 50 लड़कियां हैं।
लेकिन परसेंटेज में कितनी है 40%। तो यहां से हम लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं कुल, कि अगर 40% बराबर 50 है तो 100% बराबर कितनी हो जाएंगी, तो 100% बराबर हो जाएंगी 50 गुणा 100 बटे में 40। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 25, कितनी मिल गई 125 लड़कियां। अगर 40% लड़कियों ने भाग लिया है तो 100% लड़कियां कितनी होंगी 125। वहीं 70 लड़कों ने, तो लड़के कितने, लड़के हैं 70, और ये 70 लड़के हैं वो कितने बराबर है 50% बराबर। अगर 50% बराबर 70 हैं तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे, 100% बराबर हो जाएंगे 70 इंटू 100 बटे में 50, 50 दूनी 100, कितने मिल गए 140। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो लड़कियों की संख्या है वो 125 है और लड़कों की संख्या 140 है। तो कुल कितने मिल गए 125 प्लस 140, इन्हें ऐड करेंगे तो 5 और 4 और 2 6, 1 और 2 265। कुल विद्यार्थी जो मिल गए हमें 165 मिल गए। तो पूछा है कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया है, यानी प्रतिशत में पूछा है। भाग लेने वाले कितने 70 और 50, कितने हो गए 120, कितने का 265 का गुणा 100। यहां से आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं 120 बटे 265 गुणा 100। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे लगभग में पूछा है तो इसका आंसर आ जाएगा 46%। राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी 46%। कैलकुलेट कर लेना, आंसर 46% है। सवाल नंबर 9 दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 2.3 अनुपात 8 समानुपात 3.4 अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया है 64, 81, 25 और 36। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो यहां जो 2.3 दिया है इसमें 8 का ये रोल नहीं है। 2.3 अगर आप 2 के आगे 3 लिखा है, अगर इसकी घात 3 कर दें तो कितना मिलेगा 8। उसी प्रकार 3 के आगे 4 लिखा है, अगर 3 की घात 4 कर दें तो कितना लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 81 आएगा। इसमें कोई भी पॉइंट का रोल नहीं है, सिर्फ जो पॉइंट के आगे संख्या दी गई है आपको पहली वाली संख्या की घात बना देनी है बस। आगे सवाल, सवाल दिया गया है आगे कि आरेख में 1000 व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं 78, 105, 175 और 85। देखिए ये तो जानते हैं अंग्रेजी और ये जानते हैं मराठी और ये जानते हैं हिंदी। तो इसमें पूछा गया कितने लोग तीनों भाषाएं जानते हैं। तो तीनों भाषाएं के जानने के लिए आपको क्या देखना होगा कि ऐसी संख्या जो कि तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन क्या तीनों में कॉमन है, क्योंकि 78 किसमें अंग्रेजी और हिंदी में, 85 किसमें मराठी और हिंदी में, 105 अंग्रेजी और मराठी में। लेकिन 175 ऐसी संख्या है जो अंग्रेजी में भी है, मराठी में भी है और हिंदी में भी है। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा 175। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्या आएगा 175 लोग हैं जो कि तीनों भाषाएं जानते हैं। आगे सवाल, सवाल दिया गया है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष और 45 वर्ष। देखो एक तो पिता है और एक कौन है पुत्र है उसका। कह रहे पिता की जो वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, वर्तमान आयु की। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, अगर मान लो 5 वर्ष पहले पिता x था तो उसके 5 वर्ष पहले उसकी पुत्र की आयु कितनी गुनी थी 7 गुनी। तो ये कितना होगा उस समय 7x। कि अगर 5 वर्ष पहले पुत्र x था तो ये कितना होगा 7x। अगर इसमें 5 वर्ष ऐड कर दें, 5 वर्ष ऐड कर दें तो वर्तमान आयु मिल जाएगी,
क्योंकि 5 वर्ष पहले का ही तो अनुपात था x और 7x, अगर 5 वर्ष ऐड कर दिए तो वर्तमान आयु मिल गई। लेकिन बोले हैं पिता की वर्तमान आयु जो है अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। अब ये जो आयु है पुत्र के आयु की कितनी गुनी है? 4 गुनी। बस यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो 7x प्लस 5 बराबर 4x प्लस 20। 7x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4x बराबर 20 माइनस 5, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3x बराबर 20 में से 5 गए तो 15। तो यहां से x का मान कितना मिल गया? 5। अगर x का मान 5 मिल गया तो बोला गया है पिता की वर्तमान आयु। पिता की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी? 7x। 5 वर्ष पहले कितनी थी? 7x। x का मान कितना है? 5। तो 7 गुणा 5 कितनी मिल गई? 35। ये आयु कब की है? ये है 5 वर्ष पहले की, लेकिन पूछी कब की है? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु तो 5 वर्ष बाद ही होगी, यानी 5 वर्ष ऐड करेंगे तो 35 और 5 कितने हो गए? 40। तो पिता की वर्तमान आयु जो है वो 40 वर्ष है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल, ये दिया गया है सवाल कि यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस गुणा को दर्शाता है, माइनस प्लस को दर्शाता है, गुणा भाग को दर्शाता है, भाग माइनस को दर्शाता है, तो निम्नलिखित व्यंजन का उत्तर ज्ञात कीजिए। 8 भाग 4 गुणा 2। देखिए 8 इधर लिख लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं 8। देखिए भाग, भाग किसे दर्शा रहा है? भाग माइनस को, माइनस लिख देंगे 4। गुणा, देखिए गुणा कहां दिया है? तो गुणा दर्शाता है भाग को, भाग लिख देंगे, फिर 2 माइनस, माइनस माइनस प्लस को दर्शाता है 9, प्लस, प्लस किसे दर्शा रहा है? प्लस दर्शा रहा है गुणा को, और बाद में क्या? 3। इसे कैलकुलेट कर लो, 8 माइनस 4/2 हो जाएगा, प्लस 9 3 27। 2 से काट लेंगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा ये? 8 माइनस 2 प्लस 27। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 प्लस 27, और जब आप इसे ऐड करोगे तो ये कितना मिलेगा? 33। 27 और 6 को ऐड करने के बाद कितना मिलेगा? 33। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 33। आगे सवाल, सवाल नंबर 13 दिया है कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करेगा। एक शब्द ये दिया है, फिर इसके बाद ये शब्द दिया है, फिर ये, फिर ये, फिर आपको बताना है इसमें आगे कौन सा शब्द आएगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखो इसमें आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं लगा रहा है, अभी तक का सबसे आसान सवाल जो वो यही है। तो क्या है इसमें वो आप देखते हैं। देखो यहां दिया है ET, पहला अक्षर क्या है? ET, और लास्ट अक्षर क्या है? IC। इसमें क्या है पहला अक्षर? IC। तो आप देखेंगे इसका जो लास्ट अक्षर है 2 IC वो पहले दिए गए, वहीं इसके जो लास्ट अक्षर है OX वो पहले दिए गए, फिर इसके जो लास्ट अक्षर हैं वो पहले दिए गए। तो उसी प्रकार से इन चारों में से ऐसा शब्द होगा जिसके पहले 2 अक्षर क्या है? CE होंगे, इसके लास्ट अक्षर और इसके क्या होंगे? पहले अक्षर होंगे। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 दिया है CE, क्योंकि इसमें जो पहले अक्षर CE है वो इसके क्या है? लास्ट अक्षर है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल, बोला गया है कुछ अभिनेता गायक हैं, सभी गायक नर्तक हैं। निष्कर्ष दिए हैं कुछ अभिनेता नर्तक हैं और कोई गायक अभिनेता नहीं है, और बताना है कि या तो निष्कर्ष 1 या 2 सही है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, केवल एक निष्कर्ष सही है और केवल निष्कर्ष 2 सही है। देखो बनाते हैं इसका डायग्राम। कह रहे हैं कुछ अभिनेता गायक हैं, तो कुछ अभिनेता क्या हो जाएंगे? गायक। अभिनेता और गायक के बीच में जो डायग्राम बनेगा वो सम का बनेगा, यानी कुछ का रिलेशन बनेगा। सभी गायक नर्तक हैं, तो गायक किस में आ जाएंगे? नर्तक में, कि सभी गायक जो है वो नर्तक हैं। अब आप देखेंगे बोला गया है कुछ अभिनेता नर्तक हैं। देखिए अभिनेता नर्तक हैं, बिल्कुल ठीक है, ये वाला पोर्शन अभिनेता का नर्तक में जा रहा, दोनों पहला तो सही है। कह रहे हैं कोई गायक अभिनेता नहीं है। कोई गायक अभिनेता नहीं है? नहीं, कुछ गायक अभिनेता हैं।
इसलिए दूसरा क्या है, गलत है। तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आगे देखिएगा, यदि शब्द आइसोलेट के सभी व्यंजन वर्णमाला के पहले अक्षर से स्थापित किए जाते हैं तथा सभी स्वर अंग्रेजी वर्णमाला, यह क्या है, सभी स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किए जाते हैं और फिर सभी अक्षर वर्णमाला के अनुसार संयोजित किए जाएं, तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए आइसोलेट, ISOLATE, बोला गया है कि जो व्यंजन है उनको उसके पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो एस को क्या बना देंगे, एस को बना देंगे आर, एस का क्या बन जाएगा आर, इससे पहले क्या आएगा आर, एल का क्या आएगा के, टी का क्या आएगा एस, क्योंकि ये तो व्यंजन है, स्वर को उसके अगले अक्षर में बदलना है। तो आई के बाद क्या आ जाएगा जे, ओ के बाद क्या आएगा पी, ए के बाद बी, ई के बाद एफ। उसके बाद बोला गया है इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले आएगा इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आएगा बी, क्या आएगा बी, बी हो गया। उसके बाद क्या आएगा एफ, एफ के बाद जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे, क्या मिल गया जे, जे के बाद के के बाद एल, एम, एन, ओ, पी, क्या मिल गया पी, पी के बाद आर और आर के बाद एस। तो बोला गया है दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से तीसरा 1 2 3, क्या मिल गया पी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 पी। तो दाएं से जो तीसरा होगा वो पी होगा। तो ये 15 सवाल कंप्लीट हो गए और उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी और आप चाहते हैं कि आपके पास तक ऐसे 15 सवालों की वीडियो पहुंचती रहे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।